कीरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहा करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। गांव वाले बहुत ही घुल मिल कर रहते थे। बेटा जल्दी लौट कर आ जाना बेटा। हाँ हाँ पिताजी, शहर का जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ पिताजी। एक दिन की बात है, एक जादूगर उस गांव से होकर गुजर रहा था। इतना सुंदर गांव तो मैंने कभी नहीं देखा। क्यों ना इस गांव वाले को अपने वश में कर लूं और यहाँ पर अपना महल बनाऊं और सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेता हूँ। फिर जादूगर उस गांव पर अपना काला जादू कर देता है। और गांव के लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। अरे ओ बुढ़े, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आज मेरा कुछ फल खाने का मन कर रहा है। बूढ़ा आदमी जंगल की तरफ जाता है और आम का फल तोड़कर लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका बेटा मिल जाता है। अरे पिताजी देखिए मैं आ गया। पिताजी आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं पिताजी? आपको क्या हुआ? अरे ये क्या, पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। लेकिन पिताजी इस ओर कहाँ जा रहे हैं? चलो देखता हूँ। रामू अपने पिताजी के पीछे पीछे जाता है। अरे बुढ़े, तू कुछ खाने को लेकर आया? रख दे यहाँ पर और जा दूसरा काम कर। रामू यह सब देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। अरे यहाँ क्या चल रहा है? ये कौन है? मुझे साधु बाबा के पास जाकर यह सब बात बताकर उनसे पूछना चाहिए। फिर रामू साधु बाबा से मिलने जंगल की तरफ चल देता है। बाबा उठो बाबा, आंखें खोलो बाबा, मेरी मदद करो बाबा, उठो। क्या हुआ बेटा? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है बेटा? बाबा इन गांव वालों को क्या हो गया है बाबा? मेरे पिताजी को क्या हो गया है? पूरा गांव बदला बदला दिखाई दे रहा है बाबा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और वो आदमी कौन है बाबा? यह सब क्या हो रहा है? रामू की सारी बातें सुनने के बाद बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं, फिर बताते हैं। बेटा वह कोई आदमी नहीं है, बल्कि वह एक जादूगर है और उसने पूरे गांव पर अपना काला जादू कर रखा है। इसलिए तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं बेटा। बाबा अब मैं उस जादूगर से अपने गांव को कैसे बचाऊं बाबा? मैं अपने पिताजी को कैसे बचाऊं? मुझे कोई उपाय बताइए। बेटा उस जादूगर के जादू से गांव वालों को मुक्त कराने का केवल एक ही उपाय है। वह क्या उपाय है बाबा? आप मुझे उपाय बताइए। मैं गांव वालों को ठीक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। यहाँ से दूर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे मेरे गुरुजी रहते हैं और तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताएंगे। उसके बाद रामू बाबा के बताए अनुसार जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर
उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। लगता है काका को बहुत जोर की भूख लगी है, पर इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा। रामू जाता है और कुछ फल लाकर बूढ़े आदमी को दे देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद रामू फिर साधु बाबा से मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। रामू साधु बाबा के पास जाता है। प्रणाम साधु बाबा। बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है बेटा। फिर रामू साधु बाबा को पूरी बात बताता है। बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक लाल रंग का तोता बैठा है। उस तोते के अंदर उस जादूगर की आत्मा है। अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो उस जादूगर की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा गांव काले जादू से मुक्त हो जाएगा। पर साधु बाबा, मैं तोते को मारूंगा कैसे? मेरे पास तो उसे मारने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तुमको एक धनुष देता हूँ, पर याद रहे इस धनुष से तुम केवल एक ही बार बाण चला सकते हो। साधु बाबा रामू को एक धनुष देते हैं। रामू वह धनुष लेकर वहाँ से चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे वह पेड़ दिखाई देता है जिस पर वह तोता बैठा हुआ था। मुझे लगता है वह तोता यही है जो बाबा ने बताया था। चलो जल्दी से बाण चलाकर इसे मार देता हूँ। रामू एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जैसे ही बाण चलाने जा रहा था, तभी वह जादूगर वहाँ पर आ जाता है। अरे मूर्ख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ से चले जाओ। रामू जादूगर की बात को अनसुना करके वह बाण चला देता है और बाण जाकर तोते को लग जाता है और तोता मर जाता है। तोते के मरते ही जादूगर का काला जादू समाप्त हो जाता है और वह जादूगर भी मर जाता है। जमुनापुर गांव में एक रहीम नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही लालची किसान था। खेती करके वह जितना भी अनाज अपने खेत पर उगाता था, उसे बहुत ही महंगे दामों पर बेचा करता था। अनाज को सुरक्षित रख देता हूँ, बाद में इन्हें मंडी जाकर बेचूंगा। कुछ महीनों बाद रहीम अनाज को लेकर मंडी जाता है। जब ग्राहक लोग उसके पास अनाज की बोरियां खरीदने आने लगते हैं, जो दाम मैंने कह दिया उससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अरे भाई, कुछ तो कम करो। इतने पैसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं लेता है। हाँ तो जाओ, किसी और से ले लो, मैं तो इतने ही दाम पर बेचूंगा। तुम्हें पता है इस वक्त बाजार में ये अनाज किसी के पास नहीं है, इसलिए मनमाने दाम लगा रहे हो ना। वो सब मैं नहीं जानता। मैं जितना दाम लगा रहा हूँ उससे लेना है तो लो, नहीं तो जाओ।
बाजार में किसी और के पास अनाज ना होने की वजह से सभी ग्राहक रहीम को मुंह मांगी कीमत देकर अनाज खरीद रहे थे। शाम के वक्त रहीम जब घर वापस आता है। हे भगवान, आज तो बहुत थक गया। ग्राहक से बहस करके दिमाग खराब हो जाता है। तभी अंदर से रहीम की पत्नी शीला आती है। आ गए जी, लोगों को चूना लगाकर। हाँ शीला, आज तो बहुत खूब कमाई हुई है। आप जानबूझकर अनाज छुपा कर रखते हो। जब बाजार में वह अनाज खत्म हो जाता है तब लेकर जाते हो और महंगे दामों पर बेचते हो। आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? अरे शीला, इसमें बुरा क्या लगना, इसी में तो मजा है। जितना दाम बोलो ग्राहक उतना दाम देने को तैयार रहता है। सच में ऐसी कमाई से तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से पैसे कमाइए और सही दाम पर अनाज बेचिए। अरे तुम चुप हो जाओ, दिन भर अनाज बेचकर थक गया हूँ और तुम अब मुझे ज्ञान दे रही हो। जाओ यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तो यही कहूँगी ऐसे लोगों को ठगना बंद कीजिए। शीला अंदर चली जाती है। हे भगवान, एक ऐसी बीवी दे दी है तूने। पति का साथ देने के बदले ये तो मुझे ही ज्ञान देती है। भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता, मूर्ख कहीं की। रहीम के पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अकेला ही सारा काम करता था। पूरे दिन खेती करता। जब अनाज पैदा हो जाता था तब उसे ले जाकर बाजार में बेचा भी करता था। एक दिन रहीम की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह बूढ़ा आदमी अनाज रख रहा था। चलो जरा देखा जाए बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। प्रणाम दादाजी, क्या कर रहे हैं? इतनी उम्र हो गई है और आप अकेले ही इतना काम कर रहे हैं। क्या करूं बेटा, जब तक भगवान शरीर चलाएगा तब तक काम तो करना ही पड़ेगा, वरना इस बूढ़े आदमी को कौन खिलाएगा। आपका बेटा कभी आपसे मिलने नहीं आता क्या? उसे कहाँ फुर्सत है जो मेरे पास आए। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे आपका बेटा नहीं आता तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके बेटे जैसा, मैं करूंगा आपकी मदद। क्या बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे दादाजी, यहाँ आप अनाज उगाने का काम कीजिए, मैं बाजार में जाकर आपकी सभी अनाज को बेचकर आऊँगा, जिससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतना क्यों परेशान होगा, तू रहने दे। नहीं नहीं दादाजी, इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। यह काम तो मैं आराम से कर लूँगा। वैसे भी तो मैं अपना अनाज बेचने बाजार तो जाता ही हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। ठीक है दादाजी, मैं कल ही इस अनाज को बाजार जाकर बेच देता हूँ। जब रहीम घर पर आता है। आज आप दादाजी के पास क्या करने गए थे? तू अपना काम कर, मुझ पर इतना ध्यान ना दे। रहीम मन ही मन बहुत खुश था। रहीम अगले दिन उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। लाइए दादाजी, अनाज दे दीजिए, मैं बाजार जाकर इन्हें बेच आता हूँ। बूढ़ा आदमी रहीम को सारा अनाज दे देता है।
वाह वाह वाह, आज तो बहुत ही अच्छे दामों पर अनाज बिका है। शाम के समय रहीम उदास होकर बूढ़े आदमी के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? दादाजी, उदास होने की ही बात है। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे दादाजी, मैं अनाज बेचने तो बाजार गया, अनाज बिक भी गया, मगर उस अनाज के बदले बहुत ही कम पैसे मिले हैं। लोगों का कहना था कि अनाज अच्छा नहीं है। अरे बेटा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वही तो दादाजी, मैंने भी सभी को बहुत समझाया, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। ये लीजिए, इतने ही पैसे मिले हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत ही कम पैसे मिले हैं। बस दादाजी, इसलिए मैं उदास हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम क्यों उदास हो रहे हो? कोई बात नहीं, तुमने तो अपनी तरफ से और मेहनत किया ना। अच्छा ठीक है दादाजी, अब मैं जाता हूँ। रुको बेटा, तुमने भी तो मेहनत की है ना। इन पैसों पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। ये लो, कुछ पैसे तुम भी रखो। अरे नहीं नहीं दादाजी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। बेटा ले लो, इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। रहीम वह पैसे ले लेता है और खुशी खुशी घर आता है और सोचता है, आज तो मजा ही आ गया। महंगे दाम पर अनाज बेचकर वह पैसे भी रख लिए और साथ ही साथ दादाजी ने भी अपनी ओर से पैसे दे दिए। आज तो मजा ही आ गया। वह रोज रोज ऐसा ही करने लगता है। वह उस बूढ़े आदमी को धोखा देकर पैसे कमाने लगता है। वह बूढ़ा आदमी रहीम का चाल नहीं समझ पा रहा था। वह रहीम को अच्छा समझकर उस पर भरोसा कर रहा था। इसी बाजार में मोहित नाम का किसान भी अपना अनाज बेचने आया करता था। वह हर रोज रहीम को अनाज बेचते देखता था। आजकल तो ये बहुत अनाज बेचने लगा है। इतना अनाज तो इसके खेत पर उगता भी नहीं। तुम्हें पता नहीं क्या, यह अपने पड़ोस वाले दादाजी के अनाज को भी बेचता है। अच्छा, ऐसी बात है। मोहित बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान था। वह सोचता है, ये रहीम तो एक नंबर का दुष्ट इंसान है। जरूर ये दादाजी को कम पैसे देता होगा और खुद ज़्यादा पैसे रखता होगा। आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। प्रणाम दादाजी, सुना है रहीम आपके अनाज को बाजार में ले जाकर बेचता है। हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छा है, मेरी मदद कर देता है। फिर तो आपकी अच्छी कमाई हो रही होगी। नहीं बेटा, दरअसल वो कहता है अनाज के दाम ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बहुत कम ही मिल रहा है पैसा। अरे नहीं नहीं दादाजी, वो तो हर रोज अनाज को बहुत ही महंगे दामों पर बेचता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ दादाजी, सच में मैं भी बाजार में रहता हूँ, देखता हूँ। जब रहीम शाम के समय बूढ़े आदमी को पैसे देने आता है, तब बूढ़ा आदमी उससे कहता है, बेटा आज अनाज से कितनी कमाई हुई? अरे दादाजी, आज भी वही हाल रहा। बहुत कम पैसे मिले हैं, बहुत कम मिले। मोहित आया था, वो कह रहा था तुम बहुत महंगे दाम पर अनाज बेचते हो और मुझे कम बताते हो, क्या यह सच है? अरे नहीं नहीं दादाजी,
वह झूठ है। अगर यह झूठ है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर ये काम तुमको दिया था। तुमने मुझसे ही धोखा किया, वो भी चंद पैसों के लिए। याद रखना बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, मगर वो पैसे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तुम अब यहाँ से चले जाओ। इस मोहित के बच्चे को मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मेरा अच्छा खासा काम बिगाड़ दिया। मैं कितने आराम से पैसे कमा रहा था। वह बूढ़ा आदमी वापस से खुद ही अपना अनाज बेचने लगता है। कुछ समय बीत जाते हैं। रहीम इसी तरह ठग कर कमाई करता था। अचानक एक दिन वह बीमार पड़ जाता है। अरे शीला, एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, मुझे ठीक होना है। शीला डॉक्टर को बुलाती है, मगर वो रहीम का इलाज नहीं कर पाते हैं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है शीला, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, मगर कोई भी रहीम का इलाज नहीं कर पाता है। अरे शीला, मेरे पास पैसे बहुत हैं, तुम मुझे शहर लेकर चलो, मैं वहाँ जाकर अपना इलाज कराऊंगा। शहर में रहीम का इलाज कराया जाता है, मगर वह ठीक नहीं हो पाता है। रहीम वापस गांव आ जाता है और इसी तरह बीमार पड़ा रहता है। हे भगवान, मुझे ठीक कर दीजिए। मेरे पास इतने पैसे हैं, मगर एक भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। रहीम बहुत दिनों से बीमार पड़ा था। वह एकदम अंदर से टूट गया था। तभी उसको दादाजी की बात याद आती है। दादाजी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब मेरे पैसे भी काम नहीं आएंगे, और वह दिन आ गया। शायद मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया है, उसी की सजा मुझे भगवान दे रहा है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गया, मैं बहुत गलत था।